हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। चलिए एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। जैसे आपके पास एक प्रोसेस है पीपी डायग्राम में सोचिए कि एक प्रोसेस है, आपको मैं ग्राफ बनाता हूँ, समझ लेना। ये 1 से 2 कैसा प्रोसेस है सर? ये आसान है सर, आइसोबैरिक प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, आइसोबैरिक प्रोसेस है और एक्सपांशन हो रहा है सर। ठीक है। दूसरा ये हो गया प्रेशर, ये वॉल्यूम, और इंडिकेटर डायग्राम इस बार ऐसा है। सोचो ये 2 पे एंड हुआ था ना, तो 2 से ये 3 तक आया। ये कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें। ठीक है। और प्रेशर वॉल्यूम, ये जो 3 तक आया था ना, वो 3 से अब इधर आ गया वापिस। ये है 3, ये है 4। यहाँ कैसा प्रोसेस है सर? आइसोबैरिक प्रोसेस है, बट यहाँ क्या हो रही है? कंप्रेशन हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। ठीक है। एक और देखते हैं। अब मैं ऐसा कर दूं 4, 2, 1 पी और पी। ये कैसा प्रोसेस है सर? ये भी कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि सर थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या ही है? कांस्टेंट है। अब ये सारे प्रोसेस को कंबाइन करते हैं। मीन्स पहले कहां से चला था? 1 से, और फिर ए नंबर ऑफ प्रोसेस करते हुए फाइनल स्टेट 1 हो जाए। मीन्स इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, है ना? ए नंबर ऑफ प्रोसेस को परफॉर्म करे और इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस का नाम है साइक्लिक प्रोसेस। कितना आसान है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब मैं यहां बनाने जा रहा हूं पीपी डायग्राम। हुआ क्या क्या? पहले ये 1 से 2 पे गया, लाइक दिस, 1 से 2, फिर 2 से 3, लाइक दिस, 3 से 4, लाइक दिस, एंड 4 to 1, लाइक दिस। तो इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट कहां पहुंच गया? 1 पे। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। मीन्स ये जो प्रोसेस है 1, 2, 3, 4, 1, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। कोई डाउट? तो कैसे डिफाइन करेंगे? कि अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, ठीक है, और इनिशियल से फाइनल पहुंचने में इसके बीच में नंबर ऑफ प्रोसेस को परफॉर्म किया हो, तो ऐसे वाले प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो? सेम हो, और इनिशियल से फाइनल पहुंचने के बीच में वो बहुत सारे प्रोसेस किए हो, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है ना? यानी कि घूम घूम के फिर से उसी स्टेट पे आ गए हैं, तो ये प्रोसेस कहलाएगा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि बार बार ऐसा हो रहा है। अब हमें एक यहां जो वर्ड समझना है वो है कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर मेरे से पूछा जाए कि वर्क डन कितना होगा, क्या करूं, तो मैंने इसीलिए अलग अलग बनाया था। क्या करना है जी? हर एक केस में आप वर्क डन निकाल लो और फिर सबको ऐड कर दो, टोटल वर्क डन आ जाएगा कि इस
होल प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं। इस केस में आपसे पूछा जाता है कि वर्क डन कितना हुआ है, तो इसके नीचे का एरिया बताते हैं, है ना। ये बड़ा एरिया, जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, वर्क डन का। इस केस में वर्क डन तो सर 0 हुआ है। यहां तो वर्क डन ये बोला टोटल आ जाता, और यहां वर्क डन क्या हुआ, तो 0 हुआ है। और ये पॉजिटिव आता, देखो एक्सपांशन होना तो पॉजिटिव वर्क डन। यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 नहीं, यहां पर वर्क डन हो जाएगा ये 2 to 3 में जो वर्क डन होगा वो होगा 0। 1 से 2 में तो वर्क डन होगा 1 से 2। 3 to 4 यहां जो वर्क डन होगा यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा जी, ये वाला पार्ट। और क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर वर्क डन कितना, यानी कि वर्क डन ये हो गया 3 to 4 में। यहां वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन यहां हो जाएगा 4 to 1 में 0, क्योंकि कोई वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है। इसके नीचे का एरिया कितना है, 0 ही तो है, कुछ भी नहीं है। इसके नीचे का एरिया कुछ है। अब मेरे से इस केस में पूछ लेता तो क्या करते, देखो मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूं। ये ग्रीन है जी, ठीक है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ठीक। तो 1 से 2 में जो वर्क डन दिखाना होता मैं ऐसे दिखाता कि ये वाली लाइन, ये 1 से 2 का वर्क डन हो गया, ठीक है। ये पूरी 2 to 3 तो 0, 4 to 1 0, 3 to 4 में जो वर्क डन हो उसको मैं इस लाइन से दिखा रहा हूं, ऐसा वाला, यहां से यहां तक ये वाला एरिया, ये है कितना, नेगेटिव, ठीक है। रेड वाला क्या था, पॉजिटिव। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्क डन कितना होगा, कैसे बताओगे, तो देखो टोटल वर्क डन के लिए आपको इन सबको ऐड करना था। तो बेसिकली 2 to 3 और 4 to 1 में तो 0 हो रहा था, 1 से 2 में पॉजिटिव हुआ है और 3 to 4 में नेगेटिव हुआ है। क्या करें, बिल्कुल आसान है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो इस पूरे में से इतने को माइनस करोगे तो यही पार्ट तो बचेगा, यानी कि ये जो कर्व है उसके अंदर का एरिया, ये वाला बेसिकली ये क्या आपको देगा, नेट वर्क, डब्ल्यू, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में ये जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, इनक्लोज्ड अंडर में इनक्लोज्ड, in the cyclic process area enclosed by the curve is the net work done। क्या बोल सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड है ना, इनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम ठीक है, गिव्स नेट वर्क डन, डब्ल्यू नेट, लिख देता हूं नेट वर्क डन, ठीक है, नेट वर्क डन। कोई प्रॉब्लम, आसान है सर। तो अब आपको कोई साइक्लिक प्रोसेस गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, तो बहुत ही आसान है, क्या ही करना, ये जो साइक्लिक प्रोसेस में ग्राफ बना है इसके अंदर का एरिया निकाल लो, वो आपको वर्क डन दे देगा, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, एग्जांपल 1, मैं बिल्कुल सिमिलर लेता हूं, पीवी और कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 1, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो प्रेशर है P फॉर प्रेशर, और प्रेशर है यहाँ पे 5 atm, ठीक है।
2 मीटर क्यूब और ये है 6 मीटर क्यूब। क्या करेंगे, हमें इसके अंदर का एरिया बताना है, यानी हमें वर्क डन बताना है जी। आपको क्या करना है कि बताइए कि इस साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा। क्या करेंगे, इसके अंदर का एरिया निकालेंगे। तो देख लो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, वर्क डन, नेट वर्क आंसर क्या होना चाहिए, एरिया। एरिया ऐसा कैसे निकालेंगे, विड्थ कितनी हो गई 4, 2 से 6 कितना होगा 4 मीटर क्यूब 4, और ये कितनी हो गई, लेंथ हो गई थी ना, विड्थ कितनी हो गई 3 to 5 यानी कि 2, लेकिन ये क्या था एटमॉस्फेयर, एक प्रेशर है, इसको पास्कल में चेंज कर दो तो 2 तो हो जाएगा, और पास्कल 2 into 10⁵ राउंड अप करके लिख दिया पास्कल, तो ये हो जाएगा आपको जूल में वर्क। इसको सोल्व कर लेंगे ना, 8 into 10⁵ ऑफ जूल। मैंने कुछ अप्रोक्सीमेटेड लिख लिया है, ठीक है, जैसे 1.01325 होता है, मैंने ऐसे कर ये नेट वर्क निकल जाएगा। पॉजिटिव है नेगेटिव, आंसर होगा पॉजिटिव, आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आई होप आप साइक्लिक प्रोसेस और इस केस में जो न्यूमेरिकल आएंगी उसको आप आसान तरीके से कर लेंगे। क्या करना है, जो कर्व बन रहा है उसके अंदर का एरिया निकालना है। एक और मैं आपको दे देता हूं, जैसे हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो, रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, मैं इसको अब रब करता हूं, राइट, आप एक बार देख लो, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है, फिर इसको रब करते हैं। एक मैं होमवर्क देता हूं, आप कर लेना इसे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, पीपी डायग्राम ही बना रहा हूं, पीपी डायग्राम, कोई प्रोसेस ऐसे हुआ, ठीक है, और ये है 2 ATM और P4 प्रेशर है, यहाँ है 8 ATM, इतना प्रेशर, यहाँ 3 मीटर क्यूब एंड दिस इज 8 मीटर क्यूब। अब आपको बताना है कि नेट वर्क डन कितना होगा इस साइक्लिक प्रोसेस में, 1 2 3 1, यानी कि वर्क डन बताना है 1 2 3 1। साइक्लिक प्रोसेस हो गया, 1 से चले फिर से 1 पे पहुंच गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इसमें बताना है वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो ये आपका है होमवर्क जो आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए इसे रब कर देते हैं। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए एक और चीज हम लोग सीखते हैं। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, थोड़ा इस पे ध्यान देना। अगर मैं बोलूं कि लिक्विड है, ये वाटर है, ठीक है, सबसे आसान वाटर है, यानी कि लिक्विड स्टेट। इसको मैंने हीट एनर्जी दिया ना, हीट एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ा, और ये जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो गया है वेपर। वेपर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इससे कलर थोड़ा चेंज करना, ग्रीन जो भी दिख रहा है ऐसा वाला से मैं हीट एनर्जी
को दिखा रहा। अब मैंने क्या, यानी हीट एनर्जी यहां दी, तो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं बोलूंगा कि यहां से मैं हीट एनर्जी निकाल लिया, यहां से हीट एनर्जी रिजेक्ट करा लिया, बाहर निकाल लिया, और ऐसा करने से ये कन्वर्ट हो गया है फिर से क्या, लिक्विड में। ये जो चीजें है ना फिर से किस में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि मैं इससे हीट एनर्जी निकाल लिया ना, तो ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। बिल्कुल समझने के लिए है। मीन्स आप हीट एनर्जी सप्लाई किए तो लिक्विड वेपर बन गया, और सेम अमाउंट ऑफ आप हीट एनर्जी इससे जब रिजेक्ट करा लिए तो ये जो वेपर था वो लिक्विड बन गया। मीन्स जो इनिशियल स्टेट था वो फिर से वापस आ गए। इनिशियल स्टेट क्या था, लिक्विड, और फिर से वो लिक्विड में ही आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिवर्सिबल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, मीन्स जो इनिशियल स्टेट था वो फिर से अचीव हो गया है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में चीजें थोड़ी सी अलग हैं, बट मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि आपको ये आसानी से विजुअलाइज हो जाए। विजुअलाइज क्या कि जिस पाथ से हम गए और जाने में हमें 10 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब मैं बिल्कुल आ रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे। चलिए पीवी डायग्राम है। सपोज दैट कि कोई प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस है, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो ए से बी हुआ है, या प्रोसेस 1 से 2, बहुत सारा इसमें स्टेट हुए होंगे, ए बी को पास करते हुए 2 पे पहुंच गया। और इस केस में सोचिए कि हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी है। कितनी एनर्जी देनी पड़ी, तो आंसर है कि Q1 एनर्जी देनी पड़ी। कुछ ऐसा हो कि Q2 एनर्जी रिजेक्ट हो, और यानी यही Q1 एनर्जी रिजेक्ट हो, मैं Q लिखूं तो Q रिजेक्ट हो, और फिर से पाथ को रिट्रेस करे, बैक आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, स्टेट 1 से स्टेट 2 गया और इसे हमने Q हीट एनर्जी सप्लाई की। अब उतना ही हीट एनर्जी वो रिजेक्ट कर दे एटमॉस्फेयर को जहां से वो लिया था, और फिर से वो पाथ को रिट्रेस कर ले, यानी बैक आ जाए, यानी 2 से 1 पे आ जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। बट मैं ये भी बता दूं कि ये जो रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं ये पूरी तरीका से सही नहीं है, रियली में वो एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे, अब मैं इस पे भी आपको ध्यान दे चलता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक रफ सरफेस है और एक ब्लॉक। इस ब्लॉक को हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, मैंने फोर्स लगाया, इसको काइनेटिक एनर्जी मिली, और इसके कारण ये कुछ टाइम तक मूव किया और स्टॉप हो जाता है। स्टॉप इसलिए हो गया कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि क्या इतनी हीट एनर्जी यहां पर फिर से सप्लाई कर दें तो ये ब्लॉक अपने आप ही पाथ को रिट्रेस कर लेगा क्या? देखो बिल्कुल समझने के लिए है, ऐसे गया था तो क्या ये फिर से वापस आ जाएगा? अगर मैं इतना हीट एनर्जी यहां पे सप्लाई कर दूं, यहां पर मैं इतना हीट एनर्जी दे देता हूं, क्या ये वापस आ जाएगा?
अपने आप ऐसा हो जाएगा क्या, ये ऐसा आ जाएगा, आंसर एंड नो। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मीन्स रियली में जो रिवर्सिबल का केस है वो पूरी तरीका से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीन्स बिना एटमॉस्फेयर में, चलो मैं डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको छोड़ता हूँ। आपको जो मैं अभी बताया इस चीज को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, कि सेम पाथ को अगर जो रिट्रेस कर ले रहा है ना, तो हम बोलेंगे रिवर्सिबल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बोलेंगे रिवर्सिबल नहीं है। और रियली में कोई भी प्रोसेस ये पूरी तरीका से रिवर्सिबल नहीं होता है ना। तो जो रिवर्सिबल नहीं है उसका नाम है इरिवर्सिबल। ठीक है, और जो थियोरेटिकली हम थोड़ा सा एज्यूम कर लें कि चलो कुछ कुछ वैसा ही परफॉर्म कर रहा है तो बोलेंगे रिवर्सिबल। और पूरी तरीका से परफॉर्म करने का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्टली पाथ को फॉलो करें। ठीक है, चलिए तो हमने वर्ड समझे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो ऐसा नहीं होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी गया इस पाथ से आया दूसरे पाथ से, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ऐसा देखो ना, मैं ऐसा बनाता हूं पीवी डायग्राम, ये 1 से 2 पे गया ऐसे, 1 2 2 से 1 पे आया ऐसे, तो ये रिवर्सिबल है क्या? नहीं, देखो सेम पाथ को फॉलो नहीं किया है, तो ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। बस ऐसे ध्यान रखना कि सेम पाथ को अगर जो फॉलो कर रहा है तो रिवर्सिबल है। अगर वो दूसरे पाथ को फॉलो करके अपने इनिशियल स्टेट पे आ रहा है तो वो इरिवर्सिबल है। और रियल लाइफ में जो सारे प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल ही हैं। हाँ, कुछ हद तक इस तरह से बनाने की कोशिश की गई, बट पूरी तरीका से रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमने कॉन्सेप्ट सीखे रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल का, और इसके पहले हमने अभी जस्ट पढ़ा साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। राइट, एक और छोटा सा टॉपिक इसमें कवर करते हैं, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए इसमें कोशिश करते हैं। एक प्रोसेस है और ये मैं लिखता हूं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। इसके जो पिस्टन है वो बिल्कुल फिक्स है, ये मूव नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसके जो पिस्टन है वो बिल्कुल फिक्स है, ये मूव नहीं करने वाले हैं। इससे हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है, सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी dq सप्लाई किया गया, बट इसके पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है उसको आप क्या लिख सकते हैं कि dq इज इक्वल टू, आपने पढ़े हैं ऑलरेडी कि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। हम लिखेंगे क्या कि dq जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है उसके कारण जो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है वो T1 से T2 हुआ है। ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूं कि T2 माइनस T1 को लिख रहा हूं dt के बराबर। तो जो हीट सप्लाई किया गया है वो वर्क डन प्लस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, मैं यू से लिख रहा हूं। ठीक है, या डी लिख दो, चलो डी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट इस केस में
वर्क डन हुआ कितना, तो 0 होगा। मीन्स जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है वो पूरी तरीका से किसमें कन्वर्ट हो गया है, तो बोले 0 प्लस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और बोला जाए तो ये जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है वो किस तरह से कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो, मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ है और इसमें जो नंबर ऑफ मोल है वो n नंबर ऑफ मोल है गैसेस का। अब दूसरा कलर ले लेता हूं, एक और प्रोसेस करते हैं, ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। सेम, सारा कुछ सेम है, ठीक है, हमें फिगर में भले ही ऊपर नीचे दिख रहा हो बट ये सारा कुछ सेम है। n नंबर ऑफ मोल है, सारे गैसेस हैं। इनिशियल टेम्परेचर भी T1 है, फाइनल T2 पे ले जाना है, यानी कि चेंज जो है वो सेम dt के बराबर है। और इस बार जो हमें हीट सप्लाई करना पड़ रहा है तो इस केस में ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो सर ये बहुत ही सिंपल है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, मीन्स प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस केस में जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जाएगा वो हीट एनर्जी वर्क डन PdV प्लस में इंटरनल एनर्जी, हाँ या ना। जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा और कुछ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है, PdV आप समझ रहे हैं ना, वर्क डन, और du चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो dq क्या है, dq इज द हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर dt। अब याद करो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, जो हीट सप्लाई किया गया वो dq है, तो क्या लिखूंगा, dq किसके बराबर, n नंबर ऑफ मोल, और c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो v लिख दो, और चेंज इन टेम्परेचर dt। ठीक है, तो इट इज द हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, आप इस बात को समझ, वही ms डेल्टा t वाला फॉर्मूला है। n नंबर ऑफ मोल, dt से टेम्परेचर रेंज किया गया, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को c और सफिक्स में v लगा दिया गया है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। तो हीट सप्लाई कितना करना पड़ा, mcv dt। ठीक है, अब यहां पे प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक। इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहां यूज हो रहा है, तो वर्क डन में, और जो बचा वो इसका हीट एनर्जी चेंज करा, सॉरी टेम्परेचर चेंज करा रहा है। टेम्परेचर यहां भी dt से चेंज हुआ था, यहां भी dt से चेंज हुआ है। यहां प्लीज फिर से सुनो, जो आपने इस बार हीट एनर्जी दी है वो कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हुआ और सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज हुआ है इसका टेम्परेचर रेंज कराने में। तो वर्क डन PdV और चेंज इन इंटरनल एनर्जी du। हमें पता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब मैं पूछूं कि यहां पर dq कितना दिया गया है, तो dq एट कांस्टेंट प्रेशर PSL देता हूं, और कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है आप याद करो ना। मैं थर्मोडायनामिक्स में जो डिफरेंट प्रोसेस करा रहा था उस समय बताया था कि आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट सप्लाई कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल, C, P और dt। आप बता सकते हैं कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है। बट मैं पूछूं कि इन दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ है, क्या सेम है, तो आंसर है यस। सर इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम क्यों होगा, तो इसका लॉजिक है कि टेम्परेचर जो रेज हुआ है वो दोनों में सेम अमाउंट से हुआ है। यहां भी T1 से T2 पे गया, यहां भी T1 से T2 पे गया, तो चेंज इन टेम्परेचर अगर सेम है
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। और यहां जो हीट सप्लाई किया गया है वो पूरी तरीका से इंटरनल एनर्जी में ही चेंज हुआ है। तो मैं थोड़ा इस पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और ठीक है मैं यहां से लिख रहा हूं, आपको दिख जाएगा, आपको ध्यान यहां देना है, डी क्यू पी, डी क्यू, ये पी डी भी प्लस डी यू, और डी यू जो है वो किसके बराबर है, हीट सप्लाई के बराबर है, क्योंकि इस केस में आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट एनर्जी सप्लाई किया गया था वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। मीन्स जो dq है वो du के बराबर है, और वो है कितना dq, यही तो है यहाँ पे एनसीबी dt। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर मैं dq और v लिख सकता हूं, इस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई किया गया था वो, क्या मैं रिपीट करूं, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया वो टोटल इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया गया हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मीन्स यही इसकी इंटरनल एनर्जी भी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस में आता हूं तो जो मैंने हीट एनर्जी सप्लाई किया गया वो दो काम में यूज हुआ, एक तो वर्क डन, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और मैं एक खास बात यहां क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों ही केसेस में टेम्परेचर सेम से चेंज कराने तक ही हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी, तो इसीलिए हमने अब du के प्लेस पे, इसमें जो du है इसकी जगह पी डी प्लस डी यू लिखता, तो du के प्लेस पे ये वाला du लिख सकता हूं, और ये du dq भी के बराबर है। अब मैं ये सारा पुट कर देता हूं। अब एक और चीज थोड़ी सी छोटी सी है कि अगर मैं लिखूं पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इसको डिफरेंशिएट करो तो पी डी भी हो जाएगा एन आर डी टी, ठीक है। अब मैं यहां से थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख दूंगा, डी क्यू पी को मैं क्या लिखूंगा, एन सी पी डी टी, ठीक है जी, पी डी भी को एन आर डी टी, ठीक है, प्लस में डी क्यू भी को एन सी भी डी टी, हो गए। अब इसको अरेंज कर लो, एन डी टी सब में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस में सी भी। तो एक रिलेशन मिल गया, और वो रिलेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के बराबर होगा, सीपी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसको मेयर फार्मूला भी बोलते हैं, मेयर फार्मूला। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, कहीं पे दिक्कत हो रही है तो एक बार इसको और थोड़ा सा रिपीट कर लो वीडियो को, ठीक है ना, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ मुश्किल सा मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, बिल्कुल आसान सा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जितना हीट एनर्जी सप्लाई किया गया वो टोटल के टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इस ड्यूरेशन dt से टेम्परेचर चेंज हुआ है। मैंने दूसरा प्रोसेस किया आइसोबैरिक, यहां भी क्या हुआ है कि मैंने उतना ही हीट एनर्जी सप्लाई किया जितने के कारण इसका टेम्परेचर dt से ही चेंज हो, बट यहां हमें देखो ना, जाहिर सी बात यहां ज्यादा सप्लाई करना पड़ा है, क्यों, क्योंकि बोलो वो इसलिए क्योंकि यहां जो आप हीट एनर्जी सप्लाई करें तो वो दो चीजों में यूज हो रहा था, एक तो वर्क डन में, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, तो हीट एनर्जी थोड़ा ज्यादा सप्लाई करना पड़ा, बिल्कुल सोचने वाली बात है। बट लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा जाए तो दोनों ही केसेस में सेम होंगे, और इसी बिहाफ पे हमने इसको ऐसा रिलेट कर दिया, तो सीपी माइनस सी भी आर के बराबर हो गया। चलिए ठीक है, बस इतना ही आज।